जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल की हिस्ट्री हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए फटाफट 2-3 पॉइंट आज के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन 1827 में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ था। तो ज्योतिराव फुले को आप सभी जानते होंगे, आप सभी अवगत होंगे ज्योतिराव फुले से। इन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयासों में लगा दिया। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना और 1990 में पहले आधुनिक पनडुब्बी का निर्माण भी हुआ था। इसीलिए आज के दिन को पनडुब्बी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये तो हमने 2-3 पॉइंट्स देखा क्या आज की हिस्ट्री के बारे में कि आज के दिन क्या है कुछ खास। हमने क्या क्या देखा? आज के दिन समाज सुधारक ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ था, है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा? आज के ही दिन श्रम संगठन की स्थापना और पहले आधुनिक पनडुब्बी का निर्माण भी हुआ था। तो आई होप आज की हिस्ट्री से आप सभी अच्छे से अवगत हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 to 9th कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने हमारी उन सारी वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी सीरीज़ का हिस्सा बन सके। और फ्रेंड्स, हाँ, इन वीडियोज़ को जो भी आप देखते हैं ना, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ के इसका लाभ उठा सके। और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली किसके बारे में? आज की हिस्ट्री के बारे में और कुछ अपने सीरीज़ के बारे में। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, है। तो चलिए देखते हैं आज हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली फ्रेंड, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 7 क्लास 10th का घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना। हम चैप्टर 7 में क्या पढ़ रहे हैं? हमने जो चैप्टर 7 नहीं फ्रेंड, क्लास 10th में हम कर रहे हैं हमने घर होम मैनेजमेंट कवर कर लिया। होम मैनेजमेंट में हमने 4-5 चैप्टर यानी कि 5 टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम कर रहे हैं स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा में फ्रेंड्स हमने हमारा किया जल के स्रोत एवं उनका उपयोग, हमने हमारा पहला कंप्लीट किया। और दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं हमारा क्या? घरेलू विधियों से जल शुद्ध कैसे किया जा सकता है। तो अब ये आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये देखिए, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिकली शुद्ध जल का अर्थ क्या होता है, अशुद्ध जल तथा उसकी अशुद्धियाँ, जल के अशुद्ध होने के प्रमुख कारण क्या हैं, अशुद्ध जल से हानियाँ व स्वास्थ्य पर प्रभाव, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियाँ, मृत्यु एवं कठोर जल। यानी कि जितने भी पॉइंट्स आप ये देख पा रहे हैं ना, ये सारे ही पॉइंट्स हम इस टॉपिक के माध्यम से कवर करेंगे आज की क्लास में। आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार हम फटाफट उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन का कितना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्टडी में। तो ये देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने ये किया था क्या, हमारा जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया जल के स्रोत एवं उनका उपयोग, उन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए, जिसमें हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन किया, अति लघु उत्तरी किया, लघु उत्तरी भी हमने सॉल्व किया है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स की हमने प्रैक्टिस की थी। तो ये तो थी फ्रेंड हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। अब देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं भूमंडल पर उपलब्ध प्रत्येक प्रकार का जल मानव के लिए पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि अशुद्ध होने के कारण यह मानव के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। अतः प्रत्येक गृहिणी को शुद्ध एवं अशुद्ध जल के विषय में जानकारी होनी चाहिए, तथा साथ ही अशुद्ध जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं शुद्ध जल का अर्थ क्या होता है।
शुद्ध जल दो मूल तत्वों हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना एक सरल यौगिक है जो मुख्यतः द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जल ठोस, बर्फ तथा गैसीय जलवाष्प के रूप में भी प्रकृति में विद्यमान है। शुद्ध जल की एक सामान्य परिभाषा के अनुसार जो जल उपयोग करने पर प्राणियों पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं डालता उसे शुद्ध जल कहते हैं। वही जल शुद्ध हो सकता है जिसमें किसी प्रकार की गंदगी अथवा अशुद्धि ना हो। शुद्ध जल में निम्नलिखित विशेषताएं व गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पॉइंट 1 है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होता है। यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका ना कोई रंग होता है, ना कोई उसकी गंध होती है, ना उसका कोई स्वाद होता है। नंबर 2 है यह क्षारीय होता है। नंबर 3 इसमें रासायनिक पदार्थ भी उचित मात्रा में होते हैं जैसे बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट। यह सूक्ष्म जीवाणु रोगाणुओं से मुक्त होता है। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने किसके बारे में देखे, शुद्ध जल की क्या विशेषता होती है। अब अशुद्ध जल तथा उनकी अशुद्धियों के बारे में देख लेते हैं। शुद्ध जल तो हमने देख लिया, अशुद्ध जल के बाद देखते हैं। शुद्ध जल के आवश्यक गुणों के अभाव वाले जल को ही अशुद्ध जल कहा जाता है। यानी कि जिस जल में ये सारे ही गुण नहीं पाए जाते वो हमारे क्या होते हैं, अशुद्ध जल हो जाता है। अतः अशुद्ध जल प्राणियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिसका सेवन से व्यक्ति विभिन्न रोगों का शिकार हो सकता है। जल उत्तम विलायक है इसलिए इसमें प्रत्येक पदार्थ शीघ्र घुल जाता है और इसी गुण के कारण जल में अनेक लवण स्वतः ही घुल जाते हैं और यह अशुद्ध हो जाता है। जल में पाई जाने वाली अशुद्धियां निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 जल की घुलित अशुद्धियों के बारे में देखते हैं। ऐसा विजातीय पदार्थ जो जल में शीघ्र ही घुलकर अदृश्य हो जाते हैं उन्हें जल की घुलित अशुद्धियां कहा जाता है। अब देखते हैं जल की घुलित अशुद्धियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, जो जल की जो घुलित अशुद्धियां होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है ठोस अशुद्धियां, एक होती है गैसीय अशुद्धियां। अब एक एक करके इनको कवर करते हैं। तो ठोस अशुद्धियों के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियां जल में मिलकर जल को कठोर बना देती हैं। विभिन्न सल्फेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट आदि लवणों से युक्त जल अशुद्ध जल की श्रेणी में आता है। नंबर 2 गैसीय अशुद्धियां कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन आदि गैसें जल में घुसकर उसे अशुद्ध कर देती हैं। इस प्रकार के अशुद्ध जल के सेवन से शरीर एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हमने 2 देखे। किसके बारे में, जो जल की घुलित अशुद्धियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। हमने कौन कौन से प्रकार देखे, ठोस अशुद्धियां और गैसीय अशुद्धियां। दूसरा पॉइंट देखते हैं जल की अघुलित अथवा तैरने वाली अशुद्धियां। घुलित देख लिया हमने, अब जल की अघुलित अथवा तैरने वाली अशुद्धियां देखते हैं। ऐसी अशुद्धियां जो जल में घुलती नहीं बल्कि तैरती रहती है अघुलित अशुद्धियां कहलाती हैं। इनमें प्रमुख है धूल, मिट्टी के कण, विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट, पत्ते, तिनके, बाल, कुछ कीड़े, मलमूत्र आदि। यानी कि अगर ये सब पानी में पड़ जाते हैं तो क्या ये तैरते रहते हैं ना, दिखते रहते हैं। यानी कि हमें वो दिखते रहते हैं तो वो क्या, वो तैर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे जल की अघुलित अशुद्धियां हैं। तैरने वाली अशुद्धि। घुलित क्या होती है कि जो अशुद्ध भी हो और पानी में जाए वो उसी में मिल जाए और हमें दिखे ना, है तो वही क्या है, हमारी घुलित हो जाती है। घुलित मतलब जो पानी, जैसे हम पानी में नमक डालते हैं, नमक मिल जाता है, वो हमें दिखता नहीं, तो वो क्या, नमक घुलित है। ठीक है, अगर वहीं पे आप जो है पानी की जगह आप हल्दी का अगर उसमें गांठ डाल देते हैं तो वो क्या होगा, वो तो तैरता दिखाई देगा ना। आप समझ सकते होंगे इस जो भी हमने आपको भी एग्जांपल दिया इसके माध्यम से। आप सुपारी डाल दो पानी के अंदर, हल्दी की गांठ, तो फिर भी चलो काफ़ी देर तक उसमें अगर घुली रहेगी तो तैर सकती है, घुल सकती है धीरे धीरे करके। बट अगर आप सुपारी की गांठ डाल दो तो वो क्या है, वो घुलेगा थोड़ी जल में, नमक तो तुरंत घुल जाएगा, हल्दी भी एक टाइम के बाद घुल जाएगी, लेकिन जो सुपारी की गांठ है वो क्या, वो घुलेगी थोड़ी। तो वो हमारी क्या हो गई, अघुल। यानी कि जो पानी में घुले ना, उसमें मिक्स ना हो, वही अघुलित है। और जो पानी में मिक्स हो जाए वो हमारी घुलित है। आई होप आपको अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, ये सभी विजातीय तत्व प्रायः हवा से उड़कर अथवा अन्य माध्यमों से जल स्रोतों में मिल जाते हैं तथा जल को अशुद्ध एवं संक्रमित कर देते हैं, जिसे पीने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग फैलते हैं। नंबर 3 है रोगों के जीवाणु। जल में प्रायः न दिखने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। विभिन्न रोगों के सूक्ष्म जीवाणु जल में मिलकर जल को अशुद्ध बनाते हैं।
जल को अशुद्ध बनाते हैं, जिससे विभिन्न रोगों के संक्रमण की प्रक्रिया की गति बढ़ती है। अधिकांशतः ये जीवाणु तालाब व कुओं में विकसित होते हैं। अब देखते हैं जल के अशुद्ध होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। नंबर 1 है घरेलू अपमार्जक। देखते हैं घरों में अनेक ऐसे पदार्थों का दैनिक उपयोग किया जाता है जिनमें जल प्रदूषित होता है। मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, चूहे, कॉकरोच आदि छोटे जीवों को नष्ट करने के लिए विभिन्न पदार्थों जैसे साबुन, सोडा, पेट्रोलियम उत्पाद, फैटी अम्ल, डीडीटी, फिनाइल आदि का उपयोग किया जाता है, जो नालियों के द्वारा नदियों, झीलों में प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे जल अशुद्ध हो जाता है। नंबर 2 घरेलू सीवेज। मल मूत्र, घरेलू गंदगी तथा साफ सफाई व कपड़े धोने के उपरांत बचा जल घरेलू सीवेज होता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न घरेलू सीवेज को इनके समीप प्रवाहित होने वाली नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल अशुद्ध हो जाता है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नंबर 3 उद्योगों में अपशिष्ट पदार्थ। उद्योगों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिनसे अनेक विषैले रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। इनमें अम्ल, क्षार, साइनाइड, चमड़े एवं कागज उद्योगों से उत्सर्जित पारे की यौगिक, शीशे के यौगिक आदि प्रमुख है। ये सभी पदार्थ जल स्रोतों के अत्यधिक अशुद्ध करते, जो जल होता है, जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध कर देते हैं। अब नंबर 4 में देखते हैं ईंधन पदार्थों का जल में मिलना। जो ईंधन के पदार्थ होते हैं उनका जल में मिलना, इससे भी जल अशुद्ध होता है। कैसे? ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन पदार्थों को जलाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि। इनके जलने से उत्पन्न होने वाली विषैली गैसें राख जल में मिश्रित होकर नदियों, तालाबों एवं भूमिगत जल स्रोतों को अशुद्ध करती हैं। नंबर 5 है कृषि जन्य प्रदूषण। वर्तमान समय में कृषि एवं वानिकी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की खाद जैसे नाइट्रोजन एवं फास्फेट के यौगिक तथा कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जब वर्षा होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नदियों, झीलों एवं समुद्र में चली जाती है, जिस कारण जल अशुद्ध हो जाता है। नंबर 6 रेडियोधर्मी पदार्थ। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों एवं परमाणु परीक्षण से उत्सर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ जल को दूषित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जल के विभिन्न स्रोतों, नदियों, समुद्र आदि को अशुद्ध करते हैं। नंबर 7 में है वायु प्रदूषण का जल प्रदूषण पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का प्रभाव जल प्रदूषण पर भी पड़ता है। वायु की अशुद्धियां पृथ्वी पर वर्षा जल के साथ आकर जल स्रोतों को प्रभावित करती हैं, जिससे जल अशुद्ध होता है। नंबर 8 है शव विसर्जन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्तियों के शवों एवं उनकी राख की नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल अशुद्ध एवं दुर्गंधयुक्त हो जाता है। नंबर 9 तेल द्वारा समुद्री प्रदूषण। खनिज तेल का परिवहन जहाजों द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से तेल शोधक संस्थान समुद्र के किनारे होते हैं, जिनसे कभी कभी तेल विसर्जन की घटनाएं होती हैं, जिससे समुद्री जल अशुद्ध हो जाता है। नंबर 10 है अन्य कारण। जल अशुद्ध होने के कुछ अन्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 है वायु में उपस्थित विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि वर्षा के माध्यम से जल में घुल जाती हैं, जिस कारण जल दूषित हो जाता है। नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। नंबर 3 सूक्ष्म पौधे जैसे शैवाल आदि भी जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। नंबर 4 है कुछ अजैव वस्तुएं जैसे रेत, मिट्टी, कीचड़ आदि भी जल में मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये तो हमने जितने सारे पॉइंट्स पढ़े, किसके बारे में पढ़े? जल के अशुद्ध होने के प्रमुख कारण कौन कौन से, उनके बारे में। तो कौन कौन से हमने जल अशुद्ध के कारण पढ़े? पहला हमने पढ़ा घरेलू अपमार्जक। नंबर 2 पढ़ा हमने घरेलू सीवेज। नंबर 3 पढ़ा उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ। नंबर 4 में ईंधन पदार्थों का जल में मिलना। नंबर 5 में कृषि जन्य प्रदूषण। नंबर 6 में रेडियोधर्मी पदार्थ। नंबर 7 में वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण पर प्रभाव। नंबर 8 में शव विसर्जन। नंबर 9 तेल द्वारा समुद्री प्रदूषण। और नंबर 10 में हमने अन्य कारण देखे, जिनमें ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। आई होप जल के अशुद्ध होने के प्रमुख कारण आपको पता लग गए होंगे। अब देखते हैं अशुद्ध जल से हानियां व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। प्रदूषित जल पीने से मानव अनेक घातक तथा असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्रदूषित जल से पीलिया, हैजा, हेपेटाइटिस इत्यादि और आंत संबंधी बीमारियों के साथ साथ मानव अपंगता का भी शिकार हो सकता है। नंबर 2 है जल में रहने वाले जीवों पर प्रभाव। जल प्रदूषण का जल में रहने वाले जीवों पर भी विभिन्न जीवों जैसे मछली, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, घोंघा
इत्यादि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल में विषैले पदार्थों के मिलने से जलीय जीव एवं वनस्पति दोनों ही नष्ट होने लगते हैं। नंबर 3 है पशुओं पर प्रभाव। जल प्रदूषण का पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पशु जब नदी, तालाब, दरिया इत्यादि का प्रदूषित जल पीते हैं तो वे गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। नंबर 4 फसलों पर प्रभाव। प्रदूषित जल का फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल के कारण पौधों में अनेक प्रकार के कीट एवं जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ विषैले पदार्थ फसलों से प्राप्त फल व सब्जी के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाते हैं तथा हानि पहुंचाते हैं। नंबर 5 पर्यावरण एवं परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का पर्यावरण एवं परिस्थितिकी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वहां पर रहने वाले जीव जंतु मरने अथवा नष्ट होने लगते हैं। इस तरह कुछ जीवों एवं प्रजातियों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता है तथा ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये तो हमने देखा कि जब जल अशुद्ध हो जाता है तो उसका किन किन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या जो है नुकसान होता है, इनके बारे में हमने देखा। अब जितने भी हमने पॉइंट्स कवर किए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। पेयजल कैसा होना चाहिए हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 2 कहता है किन पदार्थों को घुलित अशुद्धियां कहा जाता है। क्वेश्चन 3 कहता है प्रदूषित जल से कौन से रोग होते हैं। मैंने आपको घुलित अघुलित दोनों समझाया ना, तो आप कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, जो बस जल में घुल जाए वो मिक्स हो जाए, दिखे ना। अब तो ये तो कुछ क्वेश्चन से आई होप आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इनको सॉल्व करने का पूरा फ्रेंड्स प्रयास भी करेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियाँ। जो हमारा अशुद्ध जल है उसको आप शुद्ध कैसे करें। नंबर 1 है भौतिक विधि है। अब देख लेते हैं भौतिक विधि के बारे में। भौतिक विधि के अंतर्गत जल में किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रतिकर्मक नहीं मिलाया जाता बल्कि भौतिक साधनों व उपायों से जल को शुद्ध किया जाता है। जल को शुद्ध करने की भौतिक विधियां निम्न प्रकार की। नंबर 1 उबालने की विधि। नंबर 2 आसवन विधि। नंबर 3 अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा है। तो देख लेते हैं फटाफट इन सभी को डिटेल में। उबालने की विधि अशुद्ध जल को शुद्ध करने की सर्वोत्तम घरेलू विधि। उबालने से जल में उपस्थित अधिकांश कीटाणु व जल में घुली गैसें भी नष्ट हो जाती हैं। नंबर 2 है इसके अंतर्गत अशुद्ध जल को ज़्यादा ताप पर गर्म करने पर विभिन्न लवण अवक्षेपित होकर बर्तन की तली में बैठ जाते हैं तथा गैसीय अशुद्धियां ताप के कारण जल से बाहर निकल जाती। तत्पश्चात जल को छान लिया जाता है जिससे जल पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, परंतु यह विधि केवल सीमित मात्रा में ही जल शुद्ध करने के लिए उपयुक्त है। इस विधि से बड़े पैमाने पर अशुद्ध जल को शुद्ध नहीं किया जा सकता। कितना पानी आप उबालेंगे जल को शुद्ध करने के लिए। दूसरा देख लेते हैं आसवन विधि। आसवन विधि क्या है। इस विधि द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए एक साधारण से उपकरण में अशुद्ध जल को जलवाष्प में परिवर्तित किया जाता है तथा जलवाष्प को ठंडा करके पुनः जल के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त जल शुद्ध होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में अशुद्ध जल कहा जाता है। इस विधि से भी जल सीमित मात्रा में ही शुद्ध किया जाता है। नंबर 3 है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। प्राचीन काल से सूर्य के प्रकाश का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में एक विशेष प्रकार की पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं जिनके प्रभाव से जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आजकल कुछ यंत्रों के प्रयोग द्वारा जल को अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाकर जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, भौतिक विधि। भौतिक विधि में हमने 2-3 पॉइंट कौन से देखे, उबालने की विधि देखी, आसवन विधि देखी, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। ये सारी विधि किसके अंतर्गत आती है, भौतिक विधि के अंतर्गत। दूसरा है हमारा यांत्रिक विधि। अब इससे देख लेते हैं। तो यांत्रिक विधि के अंतर्गत मूल रूप से अशुद्ध जल को छान कर शुद्ध किया जाता है। कपड़े व फिल्टर पेपर द्वारा छाना गया जल शुद्ध नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें मोटी मोटी अशुद्धियां तो निकल जाती हैं परंतु बारीक अशुद्धियां निकल नहीं पाती। अतः अशुद्ध जल को शुद्ध करने के कुछ यांत्रिक विधियों का विवरण निम्न प्रकार। नंबर 1 फिल्टर बैंड। अशुद्ध जल को छानने के लिए अनेक फिल्टर तैयार किए जाते हैं। इन उपकरणों में एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें ऊपर से पानी डाला जाता है। बर्तन के अंदर पोर्सिलीन के घने बेलनाकार फिल्टर लगे होते हैं जो जल की सूक्ष्म अशुद्धियों को भी फिल्टर करके पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। छना हुआ जल निचले बर्तन में पहुंच जाता है। इसमें टोंटी लगी होने के कारण आवश्यकता अनुसार जल प्राप्त किया जा सकता है।
वर्तमान समय में विद्युत चलित उपकरण अपनाए जा रहे हैं। एक्वागार्ड व वाटर प्यूरीफायर इसी प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा एक्वागार्ड वाटर प्यूरीफायर होता है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? फिल्टर बैंड के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है बृहद पैमाने पर जल का शुद्धिकरण। बहुत बड़ी मात्रा में जल के शुद्धिकरण के लिए बहुत बड़े फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के फिल्टर में सबसे नीचे बालू की परत, उसके ऊपर पत्थर या कंकड़ तथा सबसे ऊपर रेत की परत बिछाई जाती है। नदी तथा तालाब आदि से पानी लाकर इन फिल्टरों में भरा जाता है। धीरे धीरे यह पानी छनकर रेत को पार करके नालियों द्वारा जल संग्रह पात्र टंकियों में एकत्र होता रहता है। नगर पालिकाओं द्वारा इस प्रकार के शुद्ध जल को बड़ी बड़ी टंकियों में एकत्रित किया जाता है। फिर पाइपों के माध्यम से पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। इन टंकियों को 50 से 100 फुट तक की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जिसके निम्नलिखित 2 कारण होते हैं। नंबर 1, ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण पानी पर बहुत अधिक दबाव बनता है, जिस कारण जल तीव्र गति से प्रभावित होता है तथा नलों के माध्यम से सुगमता से प्राप्त होता है। नंबर 2, इस पानी का प्रयोग सामान्य जनता द्वारा किया जाता है। ऐसे टंकियों की ऊंचाई पर इसलिए बनाया जाता है जिससे कोई असामाजिक तत्व या शत्रु इसे दूषित ना कर पाए। कोई नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोलती हूँ बुक में कई सारी चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं, तो उन पे आपको इसीलिए मेरी आवाज़ पे फोकस करना है, ना कि बुक पे। तो कोई नहीं, कोई भी असामाजिक तत्व या शत्रु इसे दूषित ना कर सके। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, हमने देख लिया बृहद पैमाने पर जल का शुद्धिकरण किस तरीके से किया जा सकता है। नंबर 3 है हमारा 4 घड़ों द्वारा शुद्ध जल को छानना। जल को छानकर साफ करने की यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इसके अंतर्गत 4 घड़ों तथा एक स्टैंड की आवश्यकता होती है। 4 घड़ों में से 3 घड़ों की पेंदी में एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है तथा इन छिद्रों में एक एक कपड़े का टुकड़ा लगा दिया जाता है, जिससे इनमें से बूंद बूंद करके या अल्प मात्रा में ही पानी निकल पाए। इन चारों घड़ों को स्टैंड पर निर्धारित स्थानों पर रख दिया जाता है। ये देखिए 4 घड़े वाला, ये देख रहे हैं आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टैंड में ऐसी व्यवस्था होती है कि ऊपर वाले घड़े की पेंदी के छिद्र में से टपकने वाला पानी निचले घड़े में पड़ता है। सबसे ऊपर रखे हुए घड़े में अशुद्ध पानी भर दिया जाता है। दूसरे घड़े में लकड़ी के कोयले का चूरा डाला जाता है और तीसरे घड़े में कंकड़ तथा रेत रखा जाता है। सबसे ऊपरी घड़े पर अशुद्ध पानी बूंद बूंद करके दूसरे घड़े में रखे कोयले के चूरे पर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोयले द्वारा छानने के बाद यह पानी तीसरे घड़े में रखे रेत या बालू द्वारा छाना जाता है। इसके उपरांत यह पानी चौथे अर्थात स्टैंड में सबसे नीचे रखे घड़े में पहुंचता है, जो प्रायः शुद्ध होता है। ये देखिए किस तरीके से ये पानी हो रहा है ना, ये देखिए ये अशुद्ध जल है, फिर ये अशुद्ध जल इसके अंदर आ रहा है, फिर ये कोयले के चूरे में छनकर किसके अंदर है? रेत या बालू में आ रहा है, और रेत या बालू से छनकर ये पानी कहाँ आ रहा है? ये पानी साफ यानी कि क्लीन वाटर बन गया। तो ये जो विधि है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही उत्तम विधि है और इस सबसे अच्छा पानी इसी से ही फिल्टर यानी कि सबसे अच्छी विधि यही है, फिल्टर किया जा सकता है। तो ये तो हमने देख लिया यांत्रिक विधि में। अब हम चलते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में देख लेते हैं, इसको फ्रेंड्स हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आपको 22 से 24 मिनट तक की ही वीडियो प्रोवाइड की जाए, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जिससे आप भी बोर ना हो। और आपकी क्लास भी कंटिन्यू चलती रहे और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइएगा, ताकि आप भी हमारी सीरीज का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।